नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है सौरभ पांडे और हम आज आपको लेकर चलेंगे जो अभी तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर जी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा बजट पेश किया गया है उसकी तरफ। 2025 टू 2020, 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026 के लिए। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं अब बजट की तरफ। दोस्तों पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो बजट है इसको निर्मला सीतारमन जी ने जो प्रेजेंट किया है वो 8 कॉन्जिक्यूटिव टाइम है। मतलब ये लगातार 8वीं बार निर्मला सीतारमन जी ने इस बजट को पेश किया है। 8वीं लगातार बार किया है, इससे मतलब ये है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसमें ही रहते हुए इन्होंने कंटिन्यू 8th टाइम इस बजट को प्रेजेंट किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बार किसने बजट को प्रेजेंट किया है तो वो है हमारे मोरारजी देसाई। वो है हमारे मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई जी। दोस्तों अगर मोरारजी देसाई जी की बात करी जाए तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और ये अगर देखा जाए तो हमारे भारत देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो नॉन कांग्रेस पार्टी के रह चुके हैं। और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जब इन्होंने बजट को पेश किया था तब ये जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पे ये फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये है निर्मला सीतारमन जी। इन्होंने ही अभी इस बार का बजट पेश किया है। तो आइए देखते हैं आगे की तरफ। दोस्तों इस बार का जो बजट था इसमें कुछ बहुत सारी खास बातें थी, उनमें से हम कुछ बेसिक्स चीजों को देखते हैं। तो उसमें से हम पहले देखते हैं कि इसका जो डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन का मतलब है कि उसका पाथ, उसका जो रास्ता है कैसे होते हुए जाएगा। तो डेस्टिनेशन जो रहेगा विकसित भारत की तरफ रहेगा। विकसित भारत जो कि हमारा एम है कि 2047 तक हमें अपना ये एम अचीव करना है विकसित भारत का। अगला आता है दोस्तों गाइडिंग स्पिरिट, कि हमारी प्रेरणा क्या है। प्रेरणा है हमारी इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है दोस्तों कि सभी को लेकर चलना, सभी को एक साथ लेकर चलना का मतलब होता है इंक्लूसिविटी। फिर आता है अगला कि रिफॉर्म द फ्यूल। फ्यूल मतलब होता है ईंधन। तो हमारा फ्यूल क्या होने वाला है, ईंधन जो हमें आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरणा देगा। तो हमारा दोस्तों फ्यूल होने वाला है रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स मतलब होता है सुधार। रिफॉर्म्स मतलब होता है सुधार। तो हमें मुख्यतः इन 4 सेक्टरों में सुधार करना है। ये 4 इस बार के पिलर्स हैं हमारे बजट के, जैसे कि एग्रीकल्चर, कृषि, एमएसएमई, फिर आता है इन्वेस्टमेंट, फिर आता है एक्सपोर्ट्स। हमें इन 4 पिलर्स को मद्देनजर रखते हुए अपने बजट को पूरा समावेश करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर, कृषि, एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है निवेश। फिर अगला आता है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। हमें निर्यात को भी ध्यान में रखना है। इस बार के स्पीच में निर्मला सीतारमन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। मतलब देश केवल मिट्टी नहीं है, ये लोगों से बना हुआ है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इसको अपने नागरिकों का ध्यान रखना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हमने देखा दोस्तों कि पहला पिलर जो था एग्रीकल्चर का था, पहला पिलर एग्रीकल्चर का था। तो हम एग्रीकल्चर वाले पहले पिलर को अगर देखें तो इसमें कुछ जो स्कीम्स है जो गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है उनमें से एक है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, पीएम धन धान्य कृषि योजना। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होगा कि जो सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है ये मिलकर 100 डिस्ट्रिक्ट का चयन करेगी और वो 100 डिस्ट्रिक्ट जो होंगे उनमें लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगी। उन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में जो लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगी उनको छांटा जाएगा और उनमें फिर अच्छी क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा उन 100 शहरों में। तो इसका हमारा मोटिव ये है, कृषि धन धान्य योजना को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों अगला आता है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी, केसीसी स्टैंड्स फॉर किसान क्रेडिट कार्ड। दोस्तों अगर केसीसी की बात करी जाए तो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड को 1998 में लॉन्च किया गया था। केसीसी जो था भारत सरकार के द्वारा 1998 में आया था। इसका मुख्य एम था जो हमारे किसान भाई है उनको
सहयोग प्रदान करना। अभी तक दोस्तों क्या होता था कि सरकार 3 लाख रुपए तक का लोन दिया करती थी किसानों को, मगर अब वो बढ़कर 5 लाख रुपए का हो गया है। अब वो बढ़कर 5 लाख रुपए का हो गया है, तो इससे उन्हें काफी मदद मिलेगी। अगला आता है दोस्तों नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स मतलब HYV सीड्स का यूज करेंगे और अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, अगला इसमें एक बहुत अहम चीज है कि क्लाइमेट रिसेलियंस, मतलब क्लाइमेट की अनुकूलता को देखते हुए हमें चीजों पर काम करना है। ठीक है, क्लाइमेट की अनुकूलता को देखते हुए मतलब जिस टेम्परेचर, जिस टोपोग्राफी में जो फसल होगी हमें उसी पे उसको करना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों अगला आता है फिर मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। इसमें एक कॉटन कपास की प्रोडक्टिविटी के लिए एक हमें मिशन लॉन्च किया, हमारी गवर्नमेंट एक मिशन लॉन्च करेगी। उसके तहत ये 5 ईयर मिशन रहेगा, 5 ईयर का प्लान रहेगा। अगला आता है मखाना बोर्ड इन बिहार। ये बहुत अहम चीज है दोस्तों कि इसमें एक मखाना बोर्ड का शुरुआत किया जा रहा है, मखाना बोर्ड। अब देखिए जो बिहार का एक क्षेत्र है उसका नाम है मिथिला। बिहार में एक क्षेत्र है उसका नाम है मिथिला। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि मखाना की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, मिथिला में मखाना की प्रोडक्टिविटी बहुत होती है। इसी प्रकार क्या होता है कि इसीलिए वहाँ का जो मखाना है उसको जीआई टैग मखाने को जीआई टैग दिया गया है। तो मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है जो कि बिहार में है। तो ठीक है, तो इसका अब हम देखते हैं आगे। इकोनॉमिक ओवरव्यू, इकोनॉमिक ओवरव्यू देखते हैं, आइए दोस्तों। देखिए बजट, हम अक्सर सुनते हैं बजट। बजट क्या होता है? बजट, आप कहीं घूमने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, आप पूछते हैं आपका बजट क्या है। आप अगर कहीं पे भी घर लेना हो, आपको कार लेना हो, सामने वाला आपसे पूछता है आपका बजट क्या है। सेम उसी तरह से क्या होता है दोस्तों, जब भारत सरकार को अपना कोई आने वाले साल का, आने वाले वित्तीय वर्ष का जब कुछ प्लानिंग करना होता है तो वो अपने बजट को क्रिएट करती, पहले अपना बजट बनाती है कि हम किस किस सेक्टर में कितना पैसा डालें ताकि उस पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये होता है पहला इकोनॉमिक फाउंडेशन। बजट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द गवर्नमेंट प्लान्स टू डू विद एसेंशियली सिटीजन्स मनी। जो देश के नागरिक हैं उनके पैसे को गवर्नमेंट कैसे यूटिलाइज करती है, यही हमारे बजट वाले सेक्टर में आ जाता है। इसलिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारा पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट बजट पेश करती है, प्रस्तुत करती है। दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो एक रिस्पॉन्सिबल नोडल बॉडी होती है फॉर द बजट डिवीजन। मतलब इसी के तहत देखा जाता है कि कहाँ कहाँ स्प्लिट कर रहा है बजट को। ये चीज आप याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अगला आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अगर आपको लगता है कि बजट नाम का शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल गलत है। हमारे संविधान में बजट नाम का शब्द कहीं भी नहीं दिया हुआ है। सिर्फ हमारे संविधान में अगर कुछ लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे संविधान में लिखा हुआ है साफ साफ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लिखा हुआ है। अगला आता है आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 क्या बताता है दोस्तों? आर्टिकल 266 डिफाइन करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को। इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी को भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालना है तो आपको पार्लियामेंट का वो लेना पड़ेगा, आपको एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी आपको पार्लियामेंट की। ठीक है, चलिए अगला आता है दोस्तों आर्टिकल 112 से 117 तक। ये फाइनेंशियल मैटर से डील करता है। आर्टिकल 112 से 117 तक फाइनेंशियल मैटर से डील करता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इस देखिए अब हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, बाकी सब तो हम उसमें आप जो उसका गवर्नमेंट को मॉड्यूल मिला है आप तो उसमें सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेसिक चीजें जानिए जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है दोस्तों? रेवेन्यू रिसीट वो होता है जहां से सरकार को पैसा आ रहा होता है। अब वो टैक्स से होता है, नॉन टैक्स से होता है, कहीं से भी आए लेकिन पैसा आए, है ना। इसको हम बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां।
रेवेन्यू रिसीट को दोस्तों हम बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां। तो देखिए रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को पैसा कहां से आ रहा है। देखिए इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो रेवेन्यू रिसीट होता है इसमें ना तो एसेट क्रिएट होता है ना तो लायबिलिटी रिड्यूस होती है। एसेट क्रिएट भी नहीं हो रहा है, लायबिलिटी रिड्यूस भी नहीं हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट। अगला आता है दोस्तों, ये दो तरह से आता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो एक इंडिविजुअल या फिर एक कंपनी डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, इसको हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। एक और आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जब आप इनडायरेक्टली पैसे देते हो सरकार को, है ना। द टैक्सेस दैट अफेक्ट द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड अ कंपनी थ्रू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्सेस के और इनडायरेक्ट टैक्स के। इस बार जो सबसे ज्यादा हमारे बजट में, जिस चीज की हमारे बजट में बात करी गई है, लोग सबसे ज्यादा खुश थे जिससे, वो था इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है। अभी तक इनकम टैक्स स्लैब्स में स्लैब्स के हिसाब से दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल 0 to 3 लाख, 3 to 5 लाख, 5 to 7.5 लाख, 7.5 लाख to 10 लाख, 10 लाख to 12.5 लाख। मतलब इसके हिसाब से प्रतिशत बटे हुए थे कि आपको आपकी जितना जिस स्लैब में आप आ रहे हो, आपकी इनकम जितनी है उस अनुपात में आपको उतना प्रतिशत का टैक्स देना होगा। इस बार से क्या कर दिया गया दोस्तों कि 12 लाख से कम जितने भी लोग आते हैं, 12 लाख से कम जितनों की भी इनकम है, उनको इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं देना होगा। तो इससे काफी लोगों को बहुत राहत मिली है। तो इनकम टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है। अगला कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, प्रिक्विसाइट टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल है। ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल है। अगला हम अगर देखें इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी टैक्स। अगला आता है सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये सारी चीजें कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल है। अगला देखते हैं दोस्तों अब हम, अगला आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब भैया सरकार को पैसा आ तो रहा है लेकिन कहीं जाता भी तो है। देखिए आप चाह रहे हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, है ना, आपने ले ली, फिर क्या होगा, सरकार को ही तो आपके लिए पैसे देने पड़ेंगे। अब कभी आप बूढ़े भी तो होंगे, आपको सरकार को पेंशन भी तो देगी सरकार आपको, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार खुद के लिए भी तो लोन ले रही है, उस लोन का ब्याज चुका रही है सरकार, तो ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। जैसे कि क्या, इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब ब्याज चुका रही है सरकार कहीं का। फिर क्या आता है डिफेंस में, सब्सिडीज में, सब्सिडी, ये जो एलपीजी की सब्सिडी होती है, सोलर पावर प्लांट, इन सब जगह पे जो ये ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो होते हैं, इन सब में सब्सिडीज दी जा रही है। कहाँ, सरकार अपने से थोड़ी दे रही है, आप लोग का पैसा है, ये टैक्स है, कहीं ना कहीं से तो ये जा रहा है। तो ये सारे सरकार के खर्च है, सैलरी में हो रहा है, पेंशन में हो रहा है, सब्सिडीज में हो रहा है, तो ये सारे सरकार के खर्च है। तो अब दोस्तों मान लीजिए कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसीट कम है, तो क्या लगता है आपको, घाटा होगा या फिर मुनाफा होगा? ऑब्वियसली बात है, घाटा होगा आपका, है ना, सरकार का। तो आइए देखते हैं और कहाँ सरकार खर्च करती है इस पैसे को। इस पैसे को सरकार खर्च करती है सोशल वेलफेयर में। इस पैसे को सरकार खर्च करती है सोशल वेलफेयर में। जैसे सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बजट इज डेडिकेटेड प्रोवाइडिंग सोशल सर्विसेज इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी। इन सब जगहों पर भी सरकार काफी सारा पैसा खर्च कर देती है। अगला क्या आता है दोस्तों, एम्प्लॉयज की सैलरी, ऑपरेटिंग कॉस्ट, और इन सब जगहों पर भी बराबर का पैसा लग रहा है सरकार का। अगला आता है रेवेन्यू अब अगला आता है कैपिटल रिसीट। जिस तरह से एक होता है रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसी तरह से एक होता है कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम देखते हैं कैपिटल रिसीट क्या होता है। कैपिटल रिसीट क्या होता है दोस्तों कि जब सरकार, मान लीजिए ये भी सरकार यहां पे देखिए, या तो सरकार बोरोइंग कर ले, या तो डिसइन्वेस्टमेंट कर ले, या फिर ग्रांट्स दे दे। ग्रांट्स मतलब होता है अनुदान। तो देखिए बोरोइंग क्या होगा, जब गवर्नमेंट लोन ले ले, है ना, लोन लेगी तो उसका मतलब बोरोइंग हुआ। या तो सरकार क्या कर दे, अपने एसेट्स बेच दे, सरकार अपने एसेट बेच दे, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश कर दे। और अगला होता है ग्रांट्स, सरकार ग्रांट्स दे दे, किसी स्टेट को दे दे, किसी को भी दे दे, ग्रांट्स दे दे, अनुदान दे दे, ठीक है। तो ये होता है कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट होता है ये। अगला आता है दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है एक बहुत ब्रॉड और बहुत अच्छा, ब्रॉड और कॉम्प्रहेंसिव टर्म है अपने आप में।
जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसमें है मुख्यतः क्या होता है, सरकार अच्छे डेवलपमेंटल चीजों में खर्च करती है अपना पैसा। डेवलपमेंटल चीजों में खर्च करती मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रही है, स्कूल में, बिल्डिंग में, रोड में, ट्रांसपोर्टेशन में, एयरपोर्ट में, कहीं भी हो अच्छी जगह जिसकी वजह से विकास हो रहा है, ऐसी जगहों पे सरकार पैसा खर्च कर रही है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जैसे एक होता है कैपेक्स, कैपेक्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक अच्छे तरह के मतलब निवेश होते हैं जो आगे चल के एक अच्छा रिटर्न देते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं हम, आगे क्या आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और स्कूल, इन सारी चीजों में जब खर्च करती सरकार तो इसको हम बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। अगला आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, मतलब रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट, इन सब जगहों पर काम कर रही हो सरकार। ठीक है, एक चीज आपको और याद रखना है दोस्तों, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स एसेट और रिड्यूस लायबिलिटीज। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो एसेट्स को क्रिएट करता है और लायबिलिटीज को रिड्यूस करता है। लायबिलिटीज एक तरह का बोझ होती हैं, उनको रिड्यूस करता है, मतलब ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए अब हम आगे देखते हैं। देखिए अगला आता है फिस्कल डेफिसिट। अगला आता है दोस्तों फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा। घाटा, घाटे से हम क्या समझते हैं, लॉस। लॉस कब होता है, लॉस तब होता है जब आपकी आय कम हो और खर्चे ज्यादा हो। अक्सर आप घर पे सुनते होंगे ना कि यार मेरे पैसे कम आ रहे हैं लेकिन खर्च बहुत हो रहे हैं। तो बस सरकार भी यही बोल रही है, क्या बोल रही है कि यार पैसे कम आ रहे हैं, खर्च बहुत हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है, जब रेवेन्यू रिसीट कम हो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो। क्या लिखा है, जब रेवेन्यू रिसीट कम हो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, तो ऐसे में क्या होगा, खर्चे ज्यादा होंगे और आमदनी कम होगी। तो इसको हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। अगर दोस्तों हम 2021-22 से लेकर अभी 2024-25 की बात करें तो हमारा फिस्कल डेफिसिट घट चुका है। फिस्कल डेफिसिट घट चुका है, ये देखिए 6.7%, 6.7% था कब, 2021-22 में। अब वो घटकर कितना आ गया है दोस्तों, 4.4% ऑफ जीडीपी। 4.4% ऑफ जीडीपी अब हो चुका है हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो आप बताइए अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा मतलब ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, है ना। इससे अच्छा कम हो रहा है, निरंतर कम होता जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट कम होना एक अच्छा इंडिकेशन है। फिस्कल डेफिसिट तो आप देखिए 6.7% से कितना हो गया, 4.4% ऑफ जीडीपी हो चुका है। अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। आगे देखते हैं, अब बजट के हम कुछ टाइप्स देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, बजट 3 तरह का होता है मेनली। पहला होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट वो होता है जब आपकी आय कम हो और खर्च ज्यादा हो, आय कम हो और खर्च ज्यादा हो, इसको हम बोलते हैं डेफिसिट बजट। अगला आता है सरप्लस बजट, जो कि हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ है। सरप्लस बजट मतलब क्या होता है, पैसा बहुत आ रहा है लेकिन खर्च कम हो रहा हो। सरप्लस बजट क्या होता है, पैसा बहुत आ रहा है लेकिन खर्च कम हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, हमारे देश में तो पर्टिकुलरली नहीं होता है। अगला क्या आता है, बैलेंस्ड बजट। हमारे यहाँ ये भी नहीं होता है। बैलेंस्ड बजट मतलब क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च भी इतना ही पैसा बराबर आ रहा है और खर्च भी बराबर हो रहा है, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन। ये भी हमारे यहाँ नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 तरह के बजट होते हैं मुख्यतः, डेफिसिट बजट, सरप्लस बजट और बैलेंस्ड बजट। अगला हम देखते हैं दोस्तों रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कुछ नहीं है, बस आप इतना याद रखिए, ये है डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आप रेवेन्यू रिसीट को हटा देंगे तो आ जाएगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए अगला अब हम कुछ ट्रेंड्स देखते हैं। ट्रेंड्स मतलब अब ये हमारे इस बार के ही बजट में इस बार का ये ट्रेंड आया था। तो इस बार का जो ट्रेंड है ये क्या बता रहा है, पहले हम देखते हैं रेवेन्यू रेसीट। रेवेन्यू रेसीट को मैंने दोस्तों अब भी आपको बताया था, रेवेन्यू रेसीट क्या होता है।
बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। अगला आता है कैपिटल रिसीट, अगला आता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगला आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो मैंने आपको बताया था कि सरकार का वो पैसा जो खर्च हो रहा होता है, सरकार का वो पैसा जो खर्च हो रहा होता है। तो सरकार का पैसा देखिए खर्च हो रहा है क्या, बढ़ रहा है। ये ग्राफ देखिए, पहले 2023-24 में इतना था, फिर 37 हुआ, फिर इतना, फिर अब 39 हो गया। मतलब सरकार का खर्च बढ़ रहा है निरंतर। सरकार को पेंशन देनी पड़ रही है, सरकार को सैलरी देनी पड़ रही है, सब्सिडीज से लेके सरकार के खर्च अब बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। आगे देखते हैं रेवेन्यू रिसीट। सरकार को पैसा मिल रहा है, रेवेन्यू रिसीट मतलब होता है सरकार को पैसा मिल रहा है। पहले 27.3 था, अब हो गया 34.2। मतलब ये एक अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि हमारा रेवेन्यू रिसीट लगातार बढ़ता जा रहा है, हमें पैसा अच्छा आ रहा है। अगला आता है दोस्तों कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या हो रहा है, कम हो गया। कैपिटल रिसीट क्या हो गया, कम हो गया इस बार के बजट के हिसाब से। अगला हम देखते हैं मुख्यतः। ये जो हमारी सरकार है कहाँ पे ज्यादा पैसा खर्च करती है और कहाँ पे कम कर रही है। तो देखा जाए दोस्तों, तो ये जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है हमारे। डिफेंस सेक्टर 4,91,732 करोड़ इस पे हमारे डिफेंस सेक्टर में खर्च होता है। अगला आता है रूरल डेवलपमेंट। इसके डिफेंस के बाद रूरल डेवलपमेंट जो है, इस पे सरकार बहुत ध्यान दे रही है, इस पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है। फिर आता है होम अफेयर्स, फिर आता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, आईटी टेलीकॉम, एनर्जी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और अगर आप सबसे कम देखें तो दोस्तों साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स में हमारा सबसे कम पैसा खर्च हो रहा है, अगर इसके पर्सपेक्टिव से देखें तो। लेकिन इन माय ओपिनियन साइंटिफिक डेवलपमेंट्स में जो देश खर्च करता है पैसा, वो देश बूम करता है, उस देश की जीडीपी और इकोनॉमी बूम करती है। तो हमें इन सब चीज़ों पे तो मद्देनजर रखना चाहिए, लेकिन ये जो साइंटिफिक डिपार्टमेंट वाला सेक्टर है, इस पे भी हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत एक अहम भूमिका निभाता है किसी भी देश के विकास के लिए। और तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये बजट वाला सेशन होता है समाप्त, और फिर हम आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।